हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर से मूव कर रहा होता है तो रेजिस्टेंस उसके अपोज में आ जाता है। अगर लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको अपोज कौन करता है, उसको कौन रोकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के थर्ड लॉ तक पढ़ा था। ये जो थर्ड लॉ है, किसी विशेष रंग के लिए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक भी बोलते हैं। ये जो नियम है ये स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। मतलब स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये जो थर्ड लॉ था रिफ्रैक्शन का, इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये म्यू जो यूज कर रहे हैं, ये म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको आगे बताएंगे हम, है ना। प्रकाश यदि निर्वात से किसी माध्यम में जा रहा है उस स्थिति में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। मतलब ये एक मीडियम है और जो लाइट है वो ऐसे इंसिडेंट, ये हो गया आपका एयर और ये हो गया आपका मीडियम। एयर या वैक्यूम, यहां पे ये एंगल हो गया आई और यहां पे ये एंगल हो गया आर। एंगल ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इस स्थिति में ये जो माध्यम है, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता मान लेते हैं, है ना। 1.003 होता है, जो कि लगभग 1 हम लोग मानते हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर यहाँ पे अलग अलग माध्यम हो, जैसे ये एयर की जगह पे कोई और माध्यम हो, मतलब ठीक है, यहाँ पे एक माध्यम हो गया, फिर यहाँ पे ये दूसरा माध्यम, ये इंटरफेस हो गया, ठीक है। अब जो लाइट है वो इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहा है। ये आपतित किरण है, मान लेते हैं ये जो है विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो ये अगर सघन है, ये विरल है, तो जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाता है तो इस नॉर्मल से दूर मूव करता है, मतलब इधर मूव करेगा। ये हो गया आई और ये हो गया आर, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो इस स्थिति में जो हमारा स्नेल्स लॉ होगा, वो हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2
बाई μ1, और इसको हम लोग μ21 भी लिख सकते हैं, या इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं μ21, है ना। तो ये तीनों इसका फॉर्म हो गया, μ2 बाई μ1 अर्थात μ2 बाई μ1 बराबर क्या हो जाएगा, μ21 या μ21। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। ठीक है, तो जब एक माध्यम मतलब हवा या निर्वात से किसी माध्यम में आता है म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में, तब स्नेल्स लॉ आपका क्या हो जाता है, साइन आई बाई साइन। देखिए यहां पर भी μ2 बाई μ1 ही है, यहां पर भी ये क्या है μ2 बाई μ1, मतलब μ2 कौन, दूसरा मीडियम जिस मीडियम में जा रहा है, तो इस माध्यम का μ2 का मान कितना है, म्यू है, यहां पे डाल दिए μ2 इक्वल टू म्यू। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, हम लोग 1 मानते हैं, लगभग ये होता है, एयर का होता है 1.0003, जो कि लगभग में 1 होता है ना। तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पढ़ाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है ना। तो ये हो जाता है आपके पास स्नेल का नियम, है ना। तो अब तो ये स्नेल का जो लॉ है, थर्ड लॉ है, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, ये क्या जनरल फॉर्म में है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे स्नेल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, अर्थात लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म। किस प्रकार से इस नियम को हम लोग सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग है ना एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या क्या जरूरी चीज है उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक मीडियम बना लेते हैं। ये एक मीडियम हो गया, ये एक मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये एक मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का डायरेक्शन जो है, और ये क्या है, सरफेस का प्लेन। नॉर्मल वाई एक्सिस पे है ना, तो यहां पे यूनिट वेक्टर हम लोग क्या ले लेते हैं, n। उसके बाद ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, यहां पे एंगल क्या बना, आई। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे,
और ये एंगल हो गया आर। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग E1 मान लेते हैं आपतित किरण के अलोंग, और इसके अलोंग मान लेते हैं E2। ठीक है, तो लेट E1 बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर along the unit vector along the incident ray। E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर along refracted ray। ठीक है, E1 is equal to unit vector along the incident ray, E2 is equal to unit vector along refracted ray, and n is equal to क्या हो जाएगा, n is equal to हो जाएगा यूनिट वेक्टर along unit vector along the नॉर्मल के along यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं ऊपर वाले पार्ट को, देखते हैं ऊपर वाले पार्ट को। अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, तो एक जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में है और दूसरा जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। सॉरी, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और तब दोनों के बीच का एंगल दे रहा है I। अगर हमको इन दोनों के बीच किसी भी तरह का ऑपरेशन को सॉल्व करना है, ऑपरेशन मतलब करना है, तो हम लोगों को यह, अभी देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसका टेल और इसका हेड, हेड टेल कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको या तो हेड हेड कॉम्बिनेशन या फिर हेड टेल कॉम्बिनेशन, सॉरी टेल टेल कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जब वेक्टर पढ़े थे तो वेक्टर में हमने यह रूल लिखवाया हुआ था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बिना अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए अपने आप को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो ये अपने आप को डिस्प्लेस कर सकता है सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ये अब ऐसे हो सकता है। मतलब ये अपने डायरेक्शन को यथावत रखते हुए अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया। तो जैसे ही डिस्प्लेस किया तो इसका ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया और ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया। अब ये जो वेक्टर है वो टेल टेल कॉम्बिनेशन से जुड़ गया। तो जब टेल टेल कॉम्बिनेशन से जुड़ गया तो अब इन दोनों के बीच का कोण कितना बना, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, 180 में से आई निकल गया तो बच गया कितना, 180 डिग्री माइनस आई। यहां पे ये क्या था, यूनिट वेक्टर n, और यहां पे ये क्या था, यूनिट वेक्टर E1 था, तो ये भी क्या रहेगा E1, क्योंकि इसी को तो डिस्प्लेस करके आगे कर दिए। अब ये क्लियर हो गया कि वेक्टर n मतलब कि यूनिट वेक्टर n और यूनिट वेक्टर E1 के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस आई। तो अगर हम लोग बात करते हैं E1 क्रॉस n, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का बात करते हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, E1 डॉट n
साइन थीटा का वैल्यू कितना, 180 डिग्री माइनस आई, 180 डिग्री माइनस। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 180 थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का भी मॉड 1, 1 इंटू 1 1, और 1 को साइन 180 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ही आएगा। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो हमारे पास ई क्रॉस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या आया, साइन आया। ठीक है। उसी तरह अगर सेकेंड पार्ट पे हम लोग जाते हैं, यहां पे देखते हैं, तो देखिए तो सेकेंड पार्ट में भी एन ऊपर की तरफ है, यूनिट वेक्टर एन, और E2 इधर है। E2 किधर है, इधर। तो देखिए तो फिर यहां पे देखिए ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस R। फिर E2 और N का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यहां से देखेंगे तो E2 क्रॉस N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर E2 यूनिट वेक्टर N साइन 180 माइनस R। सॉल्व करने के बाद इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, E2 क्रॉस, सॉरी, सॉल्व करने के बाद इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन R। तो देखिए यहां पे साइन I का वैल्यू E1 क्रॉस N और साइन R का वैल्यू E2 क्रॉस N। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अभी हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा, तो स्नेल के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो μ1 के जगह पे μ1 साइन I का वैल्यू देखिए तो क्या है, साइन I का वैल्यू ये है E1 क्रॉस N बराबर μ2 साइन R का वैल्यू देखिए तो कितना है, E2 क्रॉस N, E2 क्रॉस N। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रकार का हर्डल है, रुकावट है, एक रेसिस्टेंस है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना अधिक रेसिस्टेंस। किसके पथ में, तो लाइट के पथ में। लाइट ट्रेवल करता है तो लाइट के स्पीड को अफेक्ट करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है कोई मीडियम, और वो गुण उसमें आता है सिर्फ और सिर्फ उसके अपवर्तनांक के कारण। सिंपल भाषा में समझने वाली बात है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उसके अपवर्तनांक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात किसी माध्यम में प्रकाश का वेग बहुत अधिक है तो वह माध्यम विरल माध्यम होगा। और विरल माध्यम क्यों है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम है। अगर कोई माध्यम ऐसा है जिसमें प्रकाश का वेग कम है, प्रकाश अपेक्षाकृत वैक्यूम के रिलेटिव
कम स्पीड से ट्रेवल करता है उसमें, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निश्चित रूप से अधिक होगा और इस कारण से वह एक सघन माध्यम होगा। दैट मीन्स वह एक डेंसर मीडियम होगा। तो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। अगर मैथमेटिकल रूप से इसको डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं हम लोग, तो इसको बोल सकते हैं कि प्रकाश का वेग किसी माध्यम में निर्वात की अपेक्षा कितना तेज या कितना धीमे जाता है, उसको हम उस माध्यम का निर्वात के रिस्पेक्ट में, है ना, और निर्वात के रिस्पेक्ट में ही किसी भी बॉडी को, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मापते हैं तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोल सकते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम लोग नोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। निश्चित रूप से देखिए, समझ लीजिए, जिस तरीके से करंट बन के चार्ज आगे की ओर मूव करता है और रेसिस्टेंस उसका पाथ को रोकता है, उसके पाथ को मतलब कि तेजी से मूव करने से रोकता है ना। जिसमें जितना कम रेसिस्टेंस उसमें चालकता उतनी अधिक। जैसे सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर में रेसिस्टेंस 0 हो जाता है और उसमें जो है कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। कंडक्टर में रेसिस्टेंस होता है और जिसमें रेसिस्टेंस बहुत कम है वह गुड कंडक्टर है, जैसे आपका सिल्वर हुआ, ठीक है। और जिसमें रेसिस्टेंस अधिक है वो बैड कंडक्टर है। जिसमें रेसिस्टेंस बहुत ही अधिक है, 10⁸ के टर्म में है, वह क्या है, वो इंसुलेटर है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रकाश के भी पाथ में एक रेसिस्टेंस है ना, जब वो ट्रेवल करता है, और वो रेसिस्टेंस का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह प्रकाश के वेग को जितना ज्यादा होगा प्रकाश के वेग को उतना धीमा करेगा, और जितना कम होगा प्रकाश का वेग उतना ही अधिक होगा। रेसिस्टेंस 0 हो जाता है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 नहीं होगा। जो सबसे रेयरेस्ट मीडियम होता है वह है वैक्यूम, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। तो नोट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक को लिखते हैं, इट इज फिजिकल quantity which determine the speed of light in a मीडियम। यह एक वैसा भौतिक राशि है जो प्रकाश का किसी माध्यम में चाल को निर्धारित करता है, ठीक है। यह जो है एक विमाहीन और मात्रकहीन भौतिक राशि होता है। इट इज एन unitless and
डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इट इज कंप्लीटली रेशियो, यह पूरी तरह से क्या है, इट इज कंप्लीटली अ रेशियो। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तनांक वैसा भौतिक राशि है जो किसी माध्यम से प्रकाश के वेग को अथवा चाल को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। यह एक मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशि है। यह पूरी तरह से एक अनुपात है, मतलब यह पूरी तरह से एक नंबर है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये दो प्रकार का हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का हो जाता है। एक जो है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक ठीक है। और दूसरा जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि 11th में जब आप लोगों को पढ़ाए हुए थे तो एक चीज बता दी कि पूरे के अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, हम लोग भौतिक जगत की बात करते हैं, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि एब्सोल्यूट हो। हर चीज, हर वस्तु, हर भौतिक राशि जो है वो रिलेटिव है। कोई चीज गर्म है तो गर्म किसके रेस्पेक्ट में है? क्या हम 500 डिग्री सेल्सियस को गर्म बोलेंगे? अगर आपको एक ये बोर्ड है, ये 500 डिग्री सेल्सियस है, हम छू के इसको बोलते हैं गर्म है। अगर यहाँ पे एक और बोर्ड ला दिया जाए, वो 1000 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको गर्म बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई व्यक्ति लंबा है तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में लंबा है। मान लेते हैं कि वह व्यक्तियों में सबसे स्नोडिक लिवोडो, हम लोग जब थे करीब 6th या 7th में थे, उस समय कनाडा का एक आदमी था स्नोडिक लिवोडो, जो कि 8 फुट 2 इंच था। उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे, दुनिया का सबसे लंबा आदमी होने का। बाद में फिर एक पाकिस्तान का आया, है ना। तो वह आदमी 8 फुट 2 इंच, वो व्यक्ति मतलब आदमियों में सबसे लंबा था। क्या उसका तुलना, अगर उसको हम लोग बोलते हैं हाँ ये लंबा है, अगर उसका तुलना हम लोग जिराफ के साथ करें या ऊंट के साथ करें तो फिर कौन लंबा होगा? फिर अगर हम जिराफ को बोलते हैं सबसे लंबा है तो उसको पेड़ के साथ तुलना करें तो फिर कौन लंबा होगा? पेड़ को बोलते हैं बहुत लंबा है, उसके साथ 10 मंजिला बिल्डिंग के
उसकी तुलना 10 मंजिला बिल्डिंग के साथ करें तो फिर कौन होगा? तो हर चीज रिलेटिव है। यहाँ पे भले ही हम लोग लिख दिए एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपूर्णांक, लेकिन ये भी एक रिलेटिव टर्म ही है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे। इसको देखिए, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है और वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग निर्वात में लेते हैं, और निर्वात के रिस्पेक्ट में अगर किसी मीडियम का अपवर्तनांक हम लोग बताते हैं तो उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में एक माध्यम का अपवर्तनांक बताया जाता है तो उस स्थिति में उस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षित अपवर्तनांक होता है, अर्थात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं, देखते हैं कि क्या है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको हम लोग डिफाइन करके लिख सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के रिस्पेक्ट में जितना होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, है ना। लिखते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to refractive index of a medium with respect to vacuum or air is called absolute refractive index. Refractive index of a medium with respect to vacuum or air is called absolute refractive index of medium. निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं तो देखिए, निर्वात में प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान होता है। उसको c से डिनोट करते हैं। निर्वात में प्रकाश के वेग को c से डिनोट करते हैं। और यदि किसी माध्यम में वो गतिमान है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति को हम लोग v से डिनोट करते हैं।
तो प्रकाश का जो वेग है निर्वात में वह उस माध्यम के रिस्पेक्ट में कितना अधिक है ना, यह एक अनुपात के द्वारा दिखाया जा सकता है। और यही अनुपात जो है वह अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। वो अपवर्तनांक कौन सा? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखते हैं, लेट c बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम देन, देखिए इसको हम लोग एक और चीज लिख लेते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई म्यू। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? म्यू से। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? म्यू से। देखिए एक्चुअल इसका नोटेशन क्या होता है? यू लिख दीजिए और एक नीचे खींच दीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। आप अपने सुविधा अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल नोटेशन इसका जो है ये ऐसे होता है। ठीक है, तो हम लोग C जो है प्रकाश का वेग निर्वात में, V जो है उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो म्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू C बाई V। म्यू इज इक्वल टू C बाई V, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफाइन mathematically as the ratio of speed of light in vacuum to the मीडियम। ठीक है, गणितीय रूप से निरपेक्ष अपवर्तनांक को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि यह निर्वात में प्रकाश के वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसको म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है अच्छा यहां पे देखिए म्यू जो है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। म्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। आगे हम लोग देखेंगे और भी रिलेशन, है ना, कि म्यू जो होता है लैम्डा के भी। तो जब दो मीडियम से जब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चर्चा करेंगे उस समय वो ज्यादा क्लियरली हो जाएगा
पता चल जाएगा। अब देखिए कि कुछ माध्यम हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि कुछ माध्यम का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम लोग अगर ग्लास की बात करते हैं, जैसे देखिए म्यू एयर वायु का 1.0003 होता है, जिसको लगभग लगभग हम लोग 1 के बराबर मानते हैं। म्यू वैक्यूम, इसका कितना होता है 1 होता है। म्यू वाटर, ये क्या है वाटर है, म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका मान हो जाता है 4/3 बराबर 1.33 ना। म्यू जी इक्वल टू हो जाता है 3/2 बराबर 1.5। ठीक है। म्यू डायमंड हीरे का हो जाता है 2.4